देखिए देखिए मैं दो बातों का स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में बहुत सारे देश के एक्सपर्ट्स ने और एक विदेश से भी वैज्ञानिक आए थे। वो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर थे। उन्होंने भी बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए। यूनिवर्सिटीज ने भी कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर बहुत सारे प्रिडिक्शंस भारत के बारे में की थी। बहुत सारी यहाँ के बारे में जो है एप्रीहेंशंस व्यक्त किए थे। 300 मिलियन से ज्यादा केसेस होंगे, 5-10 मिलियन केसेस तो क्रिटिकल होंगे, और ये सब मई जून के महीने के बारे में इस तरह की बातें की गई थी। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लेकिन हमने सबसे पहले प्रयास शुरू करने के बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति भी भारत के अंदर आए, तो उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किया था सारे देश के लिए कि आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, कोई कमी हमें किसी किस्म की नहीं छोड़नी है। पूरी डिटेल्ड तैयारियों का उल्लेख करने के लिए तो शायद यहाँ पर बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक कल्पना देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो आप जान ही रहे हैं कि कितने केसेस टोटल, अभी आपने खुद ही कहा कि सारे मिला के एक्टिव केसेस इस समय 70,000 के आसपास ही हैं। लेकिन हमने सारे देश में 3 प्रकार की तो व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए देश को गाइडलाइन दी और उसको मॉनिटर किया कि अगर हमें वेरी माइल्ड या माइल्ड केसेस को ट्रीट करना है तो उनको किस प्रकार की व्यवस्था में लेके जाना है, मॉडरेट केसेस को जिनको कोई ऑक्सीजन इत्यादि की जरूरत पड़ सकती है उनको ले जाना है तो कहाँ ले जाना है, सीवियर केसेस क्रिटिकल केसेस को ले जाना है तो कहाँ ले जाना है। तो इसके लिए हमने एक तो डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल, जो बहुत दूसरे देशों का कई जगह का इटली वगैरह का अनुभव था कि एक ही अस्पताल में दोनों तरह के मरीज रखने के कारण भी वहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैला, वो सारे अनुभवों को ध्यान में रख के अंतर्राष्ट्रीय हमने कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, और सारे देश में अगर कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल की मैं बात करूं तो 900 हेल्थ सेंटर्स के नाम से, जिसमें कि मॉडरेट बीमारी वाले, जिसमेमें कि बाकी सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। और ऐसे लगभग 2065 हमने कोविड के एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड जो है हेल्थ सेंटर्स देश में क्रिएट किए। इनमें भी लगभग हमारे 1,77,000 जो है बेड्स इन अस्पतालों के अंदर जो है हमारे लिए मरीजों का इंतजाम है। फिर हमने कोविड केयर सेंटर्स, जो कि मामूली जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए, ऐसे भी लगभग देश में 7,063 हमने कोविड केयर सेंटर्स को विकसित किया, जिसमें करीब 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की। अब ये सारों को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 10 लाख से ऊपर हो जाता है। इसके अलावा और प्राइवेट सेक्टर्स के दूसरे बहुत तरह के बेड्स को हमने रिजर्व करके रखा, हालांकि इनमें से किसी की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और उस स्तर तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूरी आशा है कि जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और इसके साथ साथ 10,000 क्वारंटाइन सेंटर्स, 10,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स हमने देश भर में विकसित किया। आप देख रहे हैं कि कितने मेटिकुलसली क्वारंटाइन घर पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो रहा है, होटल्स में हो रहा है, दूसरे स्थानों पर हो रहा है, सारा भी बहुत डिटेल में मॉनिटर हो रहा है। साथ में तैयारी की दृष्टि से आप ध्यान करें, शुरू में बहुत सारी बातें होती थी पीपीई किट के बारे में, N95 मास्क के बारे में, दवाई के बारे में। अब जो N95 मास्क है 1 करोड़ से ज्यादा हम देश में बांट चुके हैं। जो पीपीई किट है 70-80 लाख हम जो है देश में बांट चुके हैं। जो देश पीपीई किट बनाता नहीं था, आज 3 लाख से 5 लाख के बीच में किट पर डे हम जो है पीपीई के भारत में बना रहे हैं। जो टेस्ट वायरस का कुछ साल पहले उसका स्वैब का सैंपल वो अमेरिका जाता था टेस्ट होने के लिए, हमारा फरवरी के महीने में एक हमारे पास लेबोरेटरी में फैसिलिटी थी इस वायरस को टेस्ट करने की,
आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, तो देश में हमने 599 जगह पर ये वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, जिसमें से 422 के करीब हमारी सरकारी लेबोरेटरीज हैं। हमने कहा था 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी विकसित करेंगे। आज अभी 31 मई आई नहीं है। हमने पिछले 24 घंटे में 1,10,000 टेस्ट किए हैं और हमारी कैपेसिटी 1.5 लाख हो गई है। दवाई के बारे में जो प्रोफाइलेक्टिक दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये 100 से ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को आज भारत जो है वो सप्लाई कर रहा है। यानी हम स्वयं अपने लोगों को भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स इत्यादि को, उनके फैमिली मेंबर्स को, और इसके साथ साथ दुनिया के भी 100 से ज्यादा, शायद 143 या कितने देश हो गए हैं जिनको हम हेल्प कर रहे हैं। तो हमने सब प्रकार की विषम से विषम परिस्थिति के लिए सब प्रकार की तैयारी करके रखी है। देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको किसी भी प्रकार की इस संदर्भ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से समझाया। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का परिचय इस कोविड के प्रिपरेशन के जरिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सब ने मिलकर देश को एक बड़े, एक ऐसे एग्जाम्पल, केवल देश के लिए नहीं, मैं मानता हूं ये विश्व के लिए भी एक एग्जाम्पल है। आलोचना करने वालों के लिए आप ज्यादा मौका नहीं छोड़ रहे हैं हर्षवर्धन जी, ये बहुत लोगों की शिकायत है हमारी विपक्षी दलों की, बट लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ सवाल पूछना उनके लिए मजबूरी है। ये हम 1,10,000 RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं प्रतिदिन, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, फिर भी ये लोग कहते हैं हम कम टेस्ट कर रहे हैं, हमें और टेस्ट करना चाहिए। क्या ये लोग जो इस प्रकार की क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं, यह क्रिटिसिज्म क्या वैलिड है? और जो हमने 5 साल, हमने जो 2 महीने के, यह मैं मानता हूं पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के तौर पर है, पर लेकिन आलोचना करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? देखिए मैं आलोचना करने वालों का भी स्वास्थ्य का उतना ही शुभ चिंतक हूं जितना बाकी सब लोगों का। सबसे पहले तो उनके बेहतरीन प्रार्थना और कामना करता हूं। अब जो आलोचना कर रहे हैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हम शुरुआती दौर में 2000 टेस्ट रोज करते थे, तब भी जो है हमारे को टेलीविजन चैनल पर भी टेस्ट 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 ये बातें की जाती थी। आज हमने सारे दुनिया के अंदर हर तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है टेस्टिंग के मामले में। हम प्रोएक्टिवली टेस्ट कर रहे हैं। हम अपने स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं हमारी जो कम मोर्टालिटी रेट है या ज्यादा अच्छा रिकवरी, ये सब चीजें इसलिए है कि हम प्रोएक्टिवली लोगों को समाज में ढूंढ रहे हैं। आज हमने अपने अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करके, उनको प्रोवोक करके, उनको एडवाइज करके, उनको मॉनिटर करके, हमने जो सारी के ILI के यानी जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस को करने के लिए हमने उनको कहा, एक देखने के लिए कि कहीं संक्रमण समाज में इधर उधर तो नहीं फैल रहा, हमने उनको कहा 250, 300, 400 अब एक डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट किए। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने 5-5, 6-6, 7-7 हजार उसमें डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। कई स्टेट्स ने बहुत अच्छा किया, कई, लेकिन सारे देश भर में इस प्रकार से इतना प्रोएक्टिवली हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कोई हम किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ढूंढ ढूंढ के और दिन प्रतिदिन हमने अपनी टेस्टिंग की गाइडलाइंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया और इम्प्रूव किया और ज्यादा थॉरोली इंक्लूसिव किया। इसलिए अभी कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए कुछ भी करता रहे। आज दुनिया में, दुनिया के दूसरे देश भी और भारत के अंदर लोग भी और औपचारिक तौर पर भारत के प्रयासों की हर मंच पर सराहना की है। और कोई आज हमारे को ये नहीं कहता कि आप टेस्ट कम कर रहे हो। हर एक व्यक्ति भारत के मॉडल को समझना चाह रहा है और भारत के मॉडल को फॉलो करके रेप्लिकेट करना चाह रहा है। हाँ मंत्री जी, आपने
पूरे विश्व में भारत की इस टेस्टिंग कैपेबिलिटी को जिस प्रकार हमने कम समय में एक्सपैंड किया है, किस प्रकार संक्रमण को रोका है, इसको लेकर पूरे विश्व में भारत की सराहना हो रही है। मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे हुआ है, जिसमें हर देश के नेता के बारे में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लेकर कोरोना को किस प्रकार उस देश की जनता उनकी नेतृत्व को आंकलन करती है, ऐसा एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे के मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रेटिंग विश्व के सबसे ऊपर है, अब 82% से भी ज्यादा है। उसके सेकंड नंबर पर जो देश की नेता है वो 60% से नीचे हैं। ये अपने आप में विश्व किस प्रकार और भारत की जनता प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, आपको किस प्रकार आंक रही है, इससे एक झलक मिलती है। हमारे विपक्षी दलों को अपने राजनीति कर ही रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है। अच्छा हर्षवर्धन जी, अभी जो देश में जो संक्रमण है, जो केसेस हैं, अभी ज्यादातर 80% केसेस केवल 5 राज्य में कॉन्सेंट्रेटेड है। 60% केसेस केवल 5 महानगरों में हैं। तो इसलिए जब हम लॉकडाउन की विड्रॉयल की तरफ जा रहे हैं और सरकार के आपके क्या एक्शन प्लान है ताकि इन प्रदेशों में और इन शहरों में जिस विस्तार से, जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने की, तोड़ने की किस प्रकार की सरकारों से बातचीत या तैयारी है? देखिए सारे दुनिया में आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है IDSP, ये दुनिया का सबसे रॉबस्ट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के आधार पर हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे देश में कहां पर बीमारी है, कितनी मात्रा में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ब्लॉक में है, किस जिले में है, किस प्रदेश में है, ये सारी चीजों की हमको विस्तार से जानकारी है। और पिछले सालों में भारत में बड़े बड़े बीमारियां यहां पर आई, इतने बड़े देश में उनको काबू करके रखा, उनका नुकसान मिनिमम रहने दिया। और भारत जैसे बड़े देश में आपने भी स्वयं अभी बात किया था, चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को भी हम लोगों ने जड़ से समाप्त किया, इरेडिकेट किया। पोलियो के तो 60% केसेस दुनिया भर के भारत में होते थे। तो आज सारे देश में हमको बीमारी का जो लोकेशन है वो बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी सर्वेलेंस सिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स, because of our integrated disease surveillance mechanism, because of our surveillance officers at the district level, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स, हमारे मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिनको हमने इन कामों में लगाया है, हमारे सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जो मशीनरी और उसको सपोर्ट करने वाला बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, इन सबके कारण जो आपने कहा, ठीक कहा कि 20% जो सारे केसेस हैं वो 27 स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो यूनियन टेरिटरीज में है, और जो 80% केसेस हैं ये हमारे केवल 5-6 स्टेट्स के अंदर हैं। और उन 5-6 स्टेट्स के अंदर भी हमारे जो शहर हैं वो प्रमुख रूप से 5-6 शहर हैं जिनके अंदर हमारे को वो केसेस के बारे में पूरी जानकारी है। इन सब स्थानों पर बहुत पैनी निगाह से जो भी स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार पूरी मदद कर रही है। यहाँ से हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं लगातार जाती हैं, मॉनिटरिंग भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं, हैंड होल्डिंग भी करती हैं। लगातार हम लोग जो है बराबर सारे देश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से करते हैं, हम स्वास्थ्य मंत्रियों से करते हैं, हमने डीएम्स तक से जो है ये जो रेड जोन्स हैं उनके डीएम्स तक से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। अभी कल ऐसी कॉरपोरेशंस के साथ यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जो कुछ मेन कॉरपोरेशन है ऐसी 25-30 जहाँ ज्यादा केसेस हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन थोड़े से स्थानों पर भी अगर आज हमने लॉकडाउन को तीसरे और चौथे
चरण में शुरू होने के पहले अगर इतना रिलैक्स किया है और इतने कॉन्फिडेंस से हम इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स को लाखों की तादाद में अपने उनके गंतव्य स्थान पर भेज रहे हैं ट्रेन्स के अंदर, तो ये इस बात का परिचायक है कि हमें अपनी स्थिति का अनुमान भी है, अपनी स्थिति पे हमारी पैनी निगाह भी है और हम जहाँ-जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस सबको नज़र में रखते हुए हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी डायरेक्टेड है। हम इनको माइग्रेंट वर्कर्स के इनके टेस्ट भी कर रहे हैं, इनके अंदर से सिम्पटम्स वालों को अलग कर रहे हैं, पॉजिटिव वालों को अलग कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं और जो-जो कुछ करना आवश्यक है, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 1-2 सप्ताह तो जब तक हम ये सब लोगों को अपने-अपने स्थानों पर भेजने में लगाएँगे, तब तक थोड़ा बहुता ये हमारे केसेस में स्पाइक वगैरह रहेगा। लेकिन जो आपने कहा देश के लोगों से हमारा यही कहना है कि अगर लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है, तो जितना रिलैक्स आपके लिए किया गया है, उतना ही आप रिलैक्सेशन को इस्तेमाल करिए। उसके ऊपर ओवरबोर्ड ना जाएँ। डिसिप्लिन को मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि कोई आपको कोरोना का वायरस प्रभावित नहीं कर सकता। अगर आप जो एक बात प्रधानमंत्री जी ने बार-बार बड़े खूबसूरत ढंग से कही 2 गज की दूरी की बात, जिसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में बात करते हैं, या ये जो मास्क है, ये मास्क को आप जितना ज़्यादा लगाकर रखेंगे, ये मास्क जो है आपके प्राणों की उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कोरोना वायरस से रक्षा कर सकता है। हाथों को जितना अच्छी तरीके से साबुन से और पानी से धोकर रखेंगे और किसी सरफेस पे टच करने के बाद ध्यान रखेंगे कि धोएं, अपनी जो सरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको ठीक से क्लीन करके रखेंगे, या अपने गंदे हाथों को मुंह पर, नाक पर, आंख पर नहीं लेके जाएंगे और घर में जाने के बाद स्नान करेंगे। घर में अपने बुजुर्गों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, घर में बच्चों का, और जैसा कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अभी हम बाहर ना निकालें। इन बातों पर अगर हमने विशेष ध्यान किया और जहां-जहां लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स के अंदर रिलैक्सेशन की गई है, कोई अगर दुकान खोलने का आपको मौका दिया गया है, कोई किसी स्थान को, एक्टिविटी को, ऑफिस को दूसरी जगह पे शुरू करने का मौका दिया गया है, या अगर हवाई जहाज से भी जाने का आपको मौका दिया जा रहा है, तो ये बेसिक अगर प्रिंसिपल्स को हम जगह-जगह फॉलो करेंगे, तो शायद हमें नॉर्मल लाइफ रिस्टोर करने में भी सफलता मिलेगी और हम अपने सोसाइटी को कोरोना के फर्दर किसी भी प्रकार के प्रकोप से भी बचा पाएंगे। तो ये जो लॉकडाउन खुल रहा है, ये मान के चलिए ये एक तरह से हम बेहतर कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये खुल पा रहा है। धन्यवाद मंत्री जी। आपने एक तरह से कहा जिस प्रकार जो अभी कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए एक तरह से हम हमारे संस्कार को याद कर रहे हैं। आज पूरे विश्व सबको नमस्कार करने लगी है, हैंडशेक से ज्यादा नमस्कार सुरक्षित है। ये सब हमने भी जो इस संस्कार को छोड़ा, हम में से कई लोग हम भी ये करने लगे हैं। और स्वच्छता, घर के अंदर आने के पहले हाथ पैर धोने की जो हमारी संस्कार, हमारे जो मूल संस्कार का पालन एक तरह से कोरोना के कारण हम करने लगे हैं। यह देश की जनता के लिए एक अच्छा अनुभव है। और हम आखिरी 2 प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हर्षवर्धन जी। मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। एक जो वैक्सीन को लेकर, जब तक हर कोई वैक्सीन के इंतजार में है, उसके 13-14 मैं देख रहा था वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हुए हैं, पर लेकिन वैक्सीन आविष्कार होने में, पब्लिक यूज आने में लगभग 1 साल के समय लग सकता है। तो ऐसा ये आप इस आकलन से सहमत हैं? और दूसरा, तब तक हमको इससे बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, सेकेंड वेव ऑफ ट्रांसमिशन से बचने के लिए हमें, आपने जो प्रिकॉशंस बताए, इसके अलावा यदि कुछ लोगों के ध्यान में रहना चाहिए तो प्लीज आप जनता से, आपके दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए, वैक्सीन के बारे में आपने जैसा कहा है कि वैक्सीन को खोजने का प्रयास सारी दुनिया में हो रहा है।
सारे दुनिया में भी 100 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उस सारे एफर्ट को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। भारत भी उस एफर्ट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पर भी इस समय 14 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। इसमें जो एकेडमिक वर्ल्ड है, इंडस्ट्री है, इन सबको हमारा मंत्रालय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है, डीएसटी है, हम लोग उनको अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। उनको जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे कोई रेगुलेटरी क्लियरेंसेस देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये सारे चीजों के अंदर ग्रांट्स हैं, दूसरी चीजें, इसमें सारी पूरी सहायता कर रहे हैं। जितनी मुझे जानकारी है इसमें 14 में से लगभग 4 हमारे वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अगले कुछ महीनों के अंदर 3 से 4-5 महीने में संभवतः वो क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में आ सकते हैं। अभी सब लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं और दुनिया में भी इसी प्रकार से अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। वैक्सीन कब आएगी ये किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मैं एक डॉक्टर होने के नाते समझता हूं और जिस प्रकार के ट्रायल्स की इसमें आवश्यकता होती है, एक साल भर का पीरियड तो एक मेरा ख्याल से एक मॉडेस्ट आकलन होगा, इसको तो हमें लेके चलना ही चाहिए। इसलिए फिर रिपीट करता हूं कि जब तक असली वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करिए, इस मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करिए और ये जो है हमारे को शायद बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दे सकती है। आपने प्रिकॉशंस की बात की, प्रिकॉशंस तो मैंने पहले भी अभी आपको चर्चा किया कि ये ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं। हर एक वायरस हमको कुछ ना कुछ नया सिखाकर जाता है। पुराने जितने भी वायरसेस आए हैं, चाहे वो HIV आया, चाहे वो वायरल हेपेटाइटिस का वायरस आया या कोई दूसरे वायरसेस आए, ये सब अपने हमारे लाइफस्टाइल में क्या-क्या प्रिकॉशंस और लेने जरूरी हैं, सबने हमें सिखाया है। कोरोना वायरस ने भी हमको कई अच्छी बातें सिखाई हैं। अगर उनको लाइफ में परमानेंटली एक अच्छी हैबिट्स की तरह हम इम्बाइब करेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोरोना वायरस से अपने आप को बचा पाना। आपने एक और चीज का बीच में उल्लेख किया कि भाई क्या ये दोबारा से इसका कोई सेकंड स्पेल आएगा, तीसरा स्पेल आएगा। ये कोई भी प्रिडिक्ट आज नहीं कर सकता क्योंकि वायरस अभी इसका 4-5 महीना पहले जन्म हुआ है। यद्यपि मेरे को ये बताते हुए आपको खुशी है कि जो दुनिया के थोड़े से देशों ने जो वायरस को आइसोलेट किया है उसमें भारत भी एक है और हमारे CSIR में और बायोटेक्नोलॉजी में, हमारे साइंस में हम करीब 1,500 वायरसेस का हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उसमें से दोबारा से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर दोबारा आएगा भी और अगर देश एक बार जो कुछ उसने इस वायरस को लड़ते हुए सीखा रखेगा तो दोबारा आने पे भी वायरस शायद हमारा कोई ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तब तक वायरस को लड़ने के लिए और ज्यादा शिक्षित और ज्यादा अनुभवी हो चुके होंगे। धन्यवाद मंत्री जी, ये आपका ये जो जवाब है मैं मानता हूं देश के करोड़ों लोगों को सुकून देगा, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभव इस विषय में शायद ही किसी के पास है। और आज जैसा आपने बताया, केवल आत्मनिर्भरता के साथ नहीं, भारत विश्व के नेतृत्व भी इस साइंटिफिक फील्ड में कर रही है। वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री जी ने भी एक टास्क फोर्स का आयोजन किया है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट में काम करेंगे। ये मैं मानता हूं देश के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। और हाल में जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक किया, उसमें हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स को भी बहुत प्रमुखता दी गई है। इसमें हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ावा करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की। मैं चाहता हूं हम देशवासियों को ये जो नए जो भारत के जो लक्ष्य है, नए प्लान्स हैं, इसके बारे में आप अवगत कराएं ताकि भविष्य में हम इस प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी को लड़ने के लिए हम सक्षम रहेंगे।
देखिए, जैसे ही कोरोना वायरस के खिलाफ हम लोगों ने जंग शुरू की थी, और मैं याद कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी का शायद जो पहला भाषण था, उसमें ही उन्होंने घोषणा किया हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की। और फिर अगले ही दिन हम लोगों ने वो पैसे में से काफी सिग्निफिकेंट मात्रा में पैसा सारे देश में स्टेट्स को दिया। स्टेट्स को हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन में और डिजास्टर के फंड्स को भी खुल के इस्तेमाल करने के लिए परमिशंस दी कि कहीं पर भी देश को कोरोना से बचाने के लिए, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उससे जुड़ी हुई जितनी भी जरूरी चीजें हैं, उसको स्ट्रेंथन करने का विषय हो, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस सबके ऊपर भी जो अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, उसके पहले शुरुआती दौर में 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के लिए पैकेज घोषित किया गया था। हमें इसको बताने में जो है फाइनेंस मिनिस्टर को 6 दिन 7 दिन लगा, इतना विस्तृत था वो। उसमें स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा विशेष ध्यान है। मैंने पहले भी कहा कि जबकि हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम दुनिया का सबसे रॉबस्ट सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को सहायता करने के लिए कहा है कि जहां हम ब्लॉक लेवल तक जो है अनेक प्रकार की बीमारियों की टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज के अभाव में किसी गरीब आदमी का ब्लॉक लेवल पे कोई डायग्नोसिस से वंचित न रह जाए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उनके डेडिकेटेड या तो अस्पताल या फिर डेडिकेटेड अस्पतालों में ब्लॉक्स, ये सब बनाने के लिए, रिसर्च के लिए, दूसरी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो संभावनाएं हो सकती हैं, और वो आज के लिए नहीं, वो आने वाले अगले 5-6 वर्षों के लिए एक ग्रेडेड तरीके से कैसे कैसे करना। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी एक सोच विकसित हुई है कि हमें अपनी हेल्थ पर स्पेंडिंग को 2.5% तक लेके जाना है, वो भी हमें आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। हेल्थ के प्रति प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कमिटमेंट है, ये हम सब लोगों ने देखा है, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देखा है। आज आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक, जैसे कहते हैं, एम्बिशियस प्रोग्राम के रूप में सारे देश के, दुनिया के सामने प्रेजेंट हुई है। 55 करोड़ लोगों को इतना बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है सरकार की तरफ से मिले, और फिर उसमें थोड़े ही समय में 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी तो उसमें हो जाए। अभी 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने योजना की जानकारी देश को दी, आशीर्वाद दिया योजना को। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट है। हम सब मिलकर जनता के सहयोग से स्वास्थ्य को एक बड़ा जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। और अगर देश के लोग एक बार ये चिंता कर ले कि उनके स्वास्थ्य की चिंता उनको भी करनी है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कई सारे मूवमेंट्स, यानी अगर फिट इंडिया मूवमेंट है तो वो खाली कहने के लिए नहीं है, वो सबको फिट होने के लिए खुद से क्या करना है। अगर हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो इसलिए किया कि हम सब देश के लोग ये सोचे कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इस प्रकार से अगर योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने सारे दुनिया के लोगों को योगा करना सिखाया या उसके लिए प्रेरित किया, तो वो सब कुछ लोगों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के लिए है। और आज अगर आयुर्वेद के माध्यम से भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च प्रारंभ कर रहे हैं, खाली कोरोना के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो वो सब देश के लोगों के हित की रक्षा के लिए है, और साथ में सारे दुनिया को माध्यम से उसके हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव करने के लिए प्रेरणा और दिशा देने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में एक बहुत बड़ी आंतरिक इनहेरेंट योग्यता, क्षमता, डीएनए है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, ऐतिहासिक है, और उसका जब हम सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो भारत के लोग मिलकर सारे दुनिया के सामने सबसे पहले हेल्थ फॉर ऑल का एक सफल मॉडल विकसित करके दिखा सकते हैं।
जिसको सारे दुनिया के लोग फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद हर्षवर्धन जी, आपने जो विस्तार से मोदी जी के सरकार के सभी योजनाओं के बारे में, लक्ष्य के बारे में जो हमारे दर्शकों को बताया, और इस कोरोना की संकट के समय को एक अवसर के रूप में बदलकर हम कैसे अपने आप को भविष्य में ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाएं, यह एक बड़ी योजना के साथ सरकार चल रही है। आप सबको देशवासियों के तरफ से बहुत बहुत बधाई देना होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग एक लाइन में जोड़ना चाह रहा था इसमें, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी उनको हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को इनवाइट करके इन्वेस्टर्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग करने की भी बात सरकार ने की। मैं मानता हूं इससे विस्तार, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार होगा। 1 घंटे से ज्यादा समय से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं जानता हूं हर्षवर्धन जी आपका, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, आपने जो अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने की है कि शायद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हर प्रकार से प्रमोट करने के लिए काम नहीं किया जितना पिछली 5 साल में हमारी सरकार ने किया। लेकिन अभी लेटेस्ट मैं कहना चाहता हूं कि इस समय देश में करीब 157 नए मेडिकल कॉलेजेस, इनको डेवलप करने पे काम हो रहा है, जिसमें से अभी मोदी जी के 2.0 यानी दूसरा शासन, जिसका दूसरी बार की सरकार जिसका 1 साल पूरा हुआ, इस 1 साल में जो पहला कैबिनेट डिसीजन था शुरुआती दौर का, उसमें यह था कि 75 नए और मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे और उनको भी प्रेफरेबली इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाएंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 75 के 75 का हम फैसला कर चुके हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश में। कुछ एक को तो तमिलनाडु में जाकर हम उनके चीफ मिनिस्टर के साथ फाउंडेशन स्टोन भी रखा चुके हैं और 157 मेडिकल कॉलेजेस देश में पिछले 5-6 साल के अंदर नए से बढ़कर 21 जो है वो मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे जो है एम्स बन रहे हैं और इसी प्रकार से दूसरे और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स इत्यादि, यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे सब प्रकार के पैरामीटर्स पे देश के समकक्ष वो खड़े हो जाएं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समकक्ष लाने के लिए सब प्रकार की योजनाएं जो है उनको लागू करके दिखाया। वैसे ही काम इस सरकार में एस्पिरेशन हर्षवर्धन जी, क्योंकि जो जानकारी आपने जो दिया था ये मैं मानता हूं देशवासियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। मोदी जी की सरकार, हमने सरकारों को देश में देखा है स्लोगन्स के लिए, गरीबी हटाओ, और कभी घटी नहीं है क्योंकि वो केवल स्लोगन था। और हमारे लिए हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, कोई स्लोगन नहीं, ये हकीकत में बदलने की एक संकल्प लेकर के प्रधान चल रही है। इसके लिए बहुत 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 बधाई आपको। और मैं आपसे एक निजी सवाल आखिरी में पूछना चाहूंगा। आप अभी WHO के चेयरमैन के रूप में, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपकी नियुक्ति हो गई और अतीत में भी आप WHO के साथ जुड़े रहे। एडवाइजर के रूप में आपने उनको बहुत कई विषयों में, पोलियो, पल्स पोलियो, अन्य विषयों में मदद की। आप कुछ टास्क फोर्सेस में भी नेतृत्व किए थे। तो मैं जानना चाहता हूं आपका अनुभव WHO, क्योंकि मैं 70 के दशक 80 के दशक में मैं कुछ विश्लेषण पढ़ रहा था। WHO एक तरह से एक समय पर बिल्कुल भारत से काम करने के लिए तैयार नहीं था। वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर रह गई थी और अपने सर को पीटने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसे समय थी। और जब तक विदेशी सहायता नहीं मिलती, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी देश खुद तैयार नहीं थी। और आपने जिस प्रकार का अनुभव रहा है WHO के साथ हाल ही में, और जिस प्रकार के कंट्रीब्यूशन आपका रहा और भविष्य में होने वाला है, इसके बारे में कुछ शब्द कहें तो मैं मानता हूं का
भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगा? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मेरा अपना व्यक्तिगत पिछले 3 दशक का अनुभव है, वो बहुत ही गौरवशाली है और मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक बहुत बड़ी योग्य और प्रतिष्ठित संस्था मानता हूं, जिसके पास स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अनुभव है और उसने पूरे दुनिया के देशों की अपने जन्म से लेकर आज तक बहुत प्रकार से मदद की है। दुनिया से बड़ी-बड़ी बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में चीजों को देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया है। मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नजदीक से WHO के साथ जुड़ने का मौका 1994 में मिला, जब 93 में मेरी पब्लिक लाइफ शुरू हुई और पोलियो मुक्त भारत का सपना मुझे भगवान की कृपा से देखने का मौका मिला। उसके लिए अपने सार्वजनिक जीवन के पहले 20 वर्ष में एक्टिवली काम करने का मौका मिला। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एडवाइजर के रूप में। तो मैंने देखा कि ये एक इतना महत्वपूर्ण एसोसिएशन था और मैं अगर आज ये कहूं कि भाई भारत को पोलियो मुक्त होने में सपोर्ट और समर्थन WHO का मिला, शायद उसके बगैर हमारे लिए सारा कुछ करना इतना आसानी से संभव ना होता। जो आज जो इतना बड़ा डिजीज का सर्वेलेंस सिस्टम जो देश में एस्टैब्लिश हुआ, उसकी नींव जो है वो NPSP जो नेशनल पोलियो सर्वेलेंस जो सिस्टम था, जो WHO की मदद से भारत में स्थापित किया गया पोलियो के एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस को ढूंढने के लिए, उसके कारण स्थापित हुआ। और मुझे उनकी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कमेटीज पर काम करने का मौका मिला। स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिस पर शायद बहुत कम लोगों को बहुत मुश्किल से काम करने का मौका मिलता है। ये वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल्स के लिए ये विश्व का सबसे बड़ी कमेटी है। इस पे मुझे कुछ साल काम करने का मौका मिला। पोलियो इरेडिकेशन के लिए जो ग्लोबल जो टेक्निकल कंसल्टेटिव ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशिया का जो टेक्निकल जो कंसल्टेटिव ग्रुप है, उसमें काम करने का मौका मिला और बहुत सारे टोबैको कंट्रोल से जुड़े हुए चीजों के लिए काम करने का मौका मिला। WHO का हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड भी 1998 में प्राप्त करने का मौका मिला। और मुझे याद है कि जब पोलियो भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के कारण बहुत तकलीफ में था, अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मैं WHO के एडवाइजर के रूप में अटल जी से मिलता था और अटल जी ने कितना पोलियो को यहाँ से भारत से समाप्त करने में कितना बड़ा योगदान किया, उस समय हमारे भारत में नेतृत्व दिया। तो कहने का भी, और उस समय किस तरीके से WHO की टीम से उत्तर प्रदेश और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में जाती थी। मैं भी उस समय WHO के एडवाइजर के रूप में उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी से जाके मिला करता था पोलियो की सिचुएशन के लिए। तो मैंने बहुत नजदीक से भी देखा है कि WHO बहुत गहराई और गंभीरता से देश और दुनिया की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। मुझे अपने देशवासियों के, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीजन्स को इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। देश से मार्गदर्शन लेकर, प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत का नाम जो है वो किसी भी प्रकार से वो खराब नहीं हो और भारत की जो प्रतिष्ठा है, हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। ये मैं देशवासियों को आश्वासन देता हूं और आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की मैं फिर से कामना करता हूं। सारे देशवासी स्वस्थ हों। धन्यवाद हर्षवर्धन जी, आपने इस 1 घंटे के, लगभग 1.25 घंटे के इस फेसबुक लाइव इंटरेक्शन में आपने देश के साथ अपने पूरे अनुभव का शेयर किया है, आपने साझा किया है और भारत की यह सक्सेस मैं मानता हूं कई दशकों तक और भविष्य पीढ़ी के लिए
एक बड़े एक उदाहरण के रूप में, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में सिद्ध होगा। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको मेरे तरफ से, पार्टी के तरफ से, हम सब के देशवासियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेटेस्ट बातम्यांचे अपडेट करिता सबस्क्राईब करा पोलीस डायरी न्यूजला आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका। बघत राहा पोलीस डायरी न्यूज। धन्यवाद।